ऊंचा ससुराल नीचा मायका। बबीता, अब बहू को आराम करने जाने दो। अभी सो जाएगी तब न कल जल्दी उठ पाएगी। ऐसे ही शादी में बहुत थकावट हो जाती है। हाँ, सो तो है। ठीक है, हम चलते हैं। सभी औरतें चली जाती है। बबीता पायल से कहती है, पायल जाकर आराम कर लो। थकान मिटना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल बुझी बुझी सी लगोगी। मम्मी, थकान तो मिटी जाएगी। अब भाभी अपने ससुराल में है, मायके में नहीं। भाभी, आपने कभी एसी देखी है क्या? चलो, देखा भी होगा ये मान सकती हूँ, लेकिन आपके मायके में तो एसी नहीं है, मुझे पता है। लेकिन यहाँ ना हर कमरे में एसी है, आप आराम से सो जाओगी। पायल को बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर भी वो हाँ में मुंह हिला देती है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बबीता रेखा से कहती है, रेखा जरा देखना तो, तेरी भाभी अभी तक उठी नहीं है। जा उसे जाकर उठा दे, आज बहुत काम है। हाँ मम्मी, अब अपने मायके में इतनी फैसिलिटी मिली नहीं है उसे, और यहाँ मिल रही है तो क्यों ना भला वो सोए। रेखा पायल के कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। इतने में पायल तैयार होकर दरवाजा खोलती है और कहती है, दीदी प्रणाम। भाभी, क्या आपके मायके में सब इतनी देर तक सोते रहते हैं? आप आई नहीं तो मुझे आना पड़ा। नहीं दीदी, वो मैं उठ के रेडी हो रही थी ना, लेकिन अकेले आने में बन नहीं रहा था तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरी आंख तो 5 बजे ही खुल गई थी। हाँ, एसी में पहली बार सोई हैं आप, नींद पूरी हो ही गई होगी। फिर दोनों ननद भाभी बबीता के पास जाते हैं और पायल बबीता के पैर छूती है। दो नाव पूता फला, इसी साल मुझे पोते का मुंह दिखा दे। मम्मी, अभी पहली रसोई भी नहीं हुई और तुम ये सब में लग गई। बहू, आज तुझे नाश्ता बनाना है और पहले नाश्ते का भगवान को भोग लगाना है। ठीक से समझ गई ना? जी मम्मी जी, मैं कर लूंगी। काम वाली ने पूरी रसोई साफ कर रखी है, बस तुझे खाना चढ़ाना है। तेरे मायके में तो काम वाली होगी भी नहीं ना रसोई में। वही तो मम्मी, जब मैं इसे देखने गई थी ना, तब इसकी माँ खुद ही रसोई में लगी हुई थी। एक हाथ से बर्तन मल रही थी, दूसरा हाथ रसोई में था। यहाँ ऐसा नहीं है बहू, हमें स्टेटस मेंटेन रखना होता है। वैसे भी हर कोई हमारे स्टेटस से मैच नहीं कर सकता। मम्मी, मैंने तो कहा ही था कि अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की लाना पंकज भैया के लिए, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ चली गई। अरे छोड़ ना ये सब, अब उसे रसोई में छोड़ आ जा। रेखा पायल को रसोई में ले जाती है और फर्नीचर पर हाथ रखकर कहती है, भाभी, आपने कभी सोचा भी था क्या कि आपको इतना पैसे वाला ससुराल मिलेगा? फर्नीचर देख रही हैं, पूरे 5 लाख लगे हैं बस रसोई में ही। अगर कुछ खोलने या बंद करने का ना आए ना तो सुक्कू से पूछ लेना। ए सुक्कू, इधर आ, भाभी के पास रहना, इन्हें सब कुछ बता देना। अपने मायके में उन्होंने ऐसी रसोई देखी नहीं होगी ना। जी दीदी। रेखा अपने कमरे में चली जाती है और पायल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी सक्कू उससे कहती है, भाभी जी, यह आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो उनकी शुरुआत है। आपके घर वालों को आपकी शादी यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। रो रो के ना खुद को दुखी मत करो। क्या करूं सक्कू दीदी मैं? सक्कू की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। भाभी, आपने मेरे को दीदी बोला, वरना सब मेरे को इस घर में काम वाली से ज्यादा समझती नहीं कुछ। एक आपने मेरे को इज्जत दी। इस घर में खुद को अकेला नहीं समझना, मैं है आपके साथ। काम वाली भी घर का हिस्सा होती है, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। बड़ी बहन बोला है, अब मेरी बात मानकर आंसू भी पोंछ दो और खाना बनाओ, वरना आपकी हिटलर सास ना शुरू हो जाएगी। बहू, तेरे मायके में देर से नाश्ता बनता है क्या? दोनों हंसने लगती हैं और पायल नाश्ता तैयार करने में लग जाती है। पूड़ी और गोभी मटर की सब्जी के साथ रायता बना लेती हूँ। कहीं एक सब्जी बनाई तो कहीं ननद जी का अलार्म ना बजने लगे, एक और सब्जी बना लेती हूँ। पायल फिर दम आलू बनाती है और साथ में चटनी और सलाद काटकर भगवान को पहला भोग लगाने जाती है। भोग की थाली देखकर सक्कू कहती है, भाभी, एक मीठा तो होना जरूरी है, वो भी बना लो। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था, अभी बना लेती हूँ। थैंक यू दीदी, आपने बचा लिया मुझे। पायल फिर मीठे में हलवा बनाकर भोग लगाती है भगवान को और सबको खाना परोसती है। खाना देखकर बबीता कहती है, बहू, हमारे घर में कम से कम 5 सब्जियां बनती है। अपने मायके की तरह सोचना बंद कर दे, तू अब अग्रवालों की बहू है।
मम्मी छोड़ो ना, इसमें इसकी भी गलती नहीं है। इसके यहाँ एक सब्जी बनती है तो यहाँ इसने 2 बना दी, बहुत है। हमारे स्टेटस से मैच करना सबके लिए इतना आसान नहीं है। पायल को बहुत खराब लगता है। जहाँ सबको उसके खाने की तारीफ करनी चाहिए, वहां वो लोग उसे सुना रहे हैं। फिर सुभाष खाना खाकर 1100 पायल के हाथ में देते हुए कहता है, ये ले बहू तेरा नेक। पापा जी, इसकी क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद ही काफी है। बहू, हमारे घर में 1100 से कम कोई देता नहीं। अब सब तुम्हारे मायके की तरह थोड़ी ना होता है। सब खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर पायल अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है। माँ, ये लोग हर बात पर मुझे और तुम लोगों को ताना देते हैं। तुमने कहाँ करवा दी मेरी शादी? बेटा, तेरी शादी को अभी 1 दिन नहीं हुआ और टेंशन ले रही हो सकता है ये उनका नेचर हो। इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई राय बनाना ठीक नहीं है। तुम 1 हफ्ता देखो, फिर कुछ कहना। ठीक है माँ। इतने में सक्कू वहां खाना लेकर आती है। भाभी, रोना बंद करो, चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे खाने का मन नहीं है, आप खा लो। आप नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाएगी। अभी शुरुआत है, अगर आप खाना नहीं खाएगी तो कैसे झेल पाएगी इनको? आंसू बहाकर खुद को दुखी काहे को कर रही है? ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं खा लेती हूँ। पायल खाना खाकर सो जाती है। उधर सक्कू रसोई साफ करके घर के बाकी काम में लग जाती है। दोपहर में रेखा पायल से कहती है, भाभी, मूवी चलोगी? शादी में इतनी भागदौड़ होगी, अब थोड़ा मूड रिलैक्स किया जाए। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तो शाम को तैयार हो जाना आप। और प्लीज साड़ी मत पहन लेना गंवार की तरह। जींस और टॉप पहन के चलना, मेरा अपना स्टेटस है। ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पास एक भी जींस टॉप नहीं है। मेरे पास एक नया सेट रखा है, आप वही पहन लेना। शाम को पंकज ऑफिस से और सुभाष दुकान से घर आते हैं। रेखा जींस टॉप अपने हाथों में लिए पंकज से कहती है, आप सब तैयार हो जाओ, मैं ये कपड़े भाभी को देकर तैयार होने जा रही हूँ। भाभी के पास एक भी जींस टॉप तक नहीं है। कैसे है उसके मायके वाले, बिल्कुल गंवार। पायल के नसीब खुल गए इस घर में आकर। उनका परिवार कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तू जाकर तैयार हो बेटा। पायल सब सुन रही थी। वो खुद से कहती है, ये लोग मेरे मायके वालों को ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पायल अच्छे से तैयार हो जाती है और सब साथ में गाड़ी से मूवी के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठती ही सुभाष कहता है, बहू, तुम कभी इतनी महंगी गाड़ी में बैठी नहीं होगी, है ना? मुझे ज्यादा दूर जाने से वॉमिटिंग होती है। आज कैसे नहीं हुई? वो बहुत महंगी गाड़ी होने से फीचर भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो, तुम्हें ये सब एंजॉय करने को मिल रहा है। मायके में कहाँ तुम्हें ये सब नसीब होता। सब मॉल पहुंच जाते हैं। बबीता कहती है, कैसा लगा मॉल बहू? अच्छा है मम्मी जी। अपने मायके में तुम मॉल तो गई होगी, लेकिन कभी वहां मूवी हॉल नहीं जा पाई होगी। बहुत महंगे टिकट्स होते हैं ना इनके। हम सब तो भाई इसी में जाते हैं। जी मम्मी जी। सब मूवी हॉल में जाते हैं और मूवी के साथ वहां सब खाते पीते भी हैं। फिर मूवी खत्म होने के बाद सब रेस्टोरेंट खाने जाते हैं। पंकज पायल से कहता है, कभी मायके में इतने महंगे होटल में गई थी क्या? तुम्हें लग रहा है क्या कि कभी गई होगी भाभी, वरना उनका मुंह ऐसा रहता क्या? देखती रह गई होटल को। पायल की आंखें छलकने लगती है। वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। फिर सब अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं, पर पायल कुछ नहीं मंगवाती। तुझे क्या खाना है बहू, तू भी मंगवा ले। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं खाना। पायल कुछ भी नहीं खाती और बिना कुछ खाए पिए सबके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचते ही पायल अपनी माँ को फोन करती है और फिर सारी बात बताती है। माँ, तुमने कहा था ना, ये इन लोगों का नेचर नहीं है। ये लोग मुझे दिन रात ताना देते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। तेरे मायके में ये देखा है कभी, तेरे मायके में वो देखा है कभी। जैसे हम लोग गरीब है और वो लोग बहुत अमीर। तुम लोगों को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं जाने देते ये लोग। अरे रो मत बेटा, शांति रख। ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। तभी अतुल और प्रेम सारी बात सुन लेते हैं और अतुल कहता है, माँ, ये कौन सी बात हुई? किस चीज से हम कम है जो हमारी बहन को ताने सुनने को मिल रहे हैं? कल के कल चलो भैया पायल के ससुराल, वहां का माहौल समझ में आ जाएगा। बेटा, गरम दिमाग से कुछ मत करना। माँ, अभी कुछ नहीं किया हमने तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले दिन अतुल और प्रेम पायल के घर पहुंच जाते हैं।
दोनों भाइयों को देखकर पायल भागते हुए उनके गले लग जाती है। तभी बबीता कहती है, बहू कम से कम अपने भाइयों को कुछ चाय पानी तो दे। तेरे मायके में दरवाजे से ही भेज देते होंगे लोगों को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ मम्मी जी। प्रेम और अतुल एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि पायल 100% सच बोल रही थी। तभी पायल जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता लेकर आई और कहती है, भैया आप लोग चाय पियो। हाँ पी लेंगे, तू बैठ। तो पंकज जी कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। तुझे लेने आए हम, तुझे तो पता है मैं चाय नहीं पीता हूँ। भैया मैं ठंडा ले आती हूँ। पायल ठंडा लेकर आती है और प्रेम को देती है, लेकिन उस वक्त ग्लास से थोड़ा ठंडा छलक जाता है। तभी रेखा बीच में आकर कहती है, भाभी वो सक्कू कहाँ है? उससे कहो साफ काटेगी। अब आपके मायके में लोग काम खुद से करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर काम के लिए नौकरानी है। दीदी वो सक्कू छुट्टी पर है। आपने उसे छुट्टी क्यों दी पूछे बिना? हमने नौकरानी रखी है हमारी सेवा के लिए। इतने में पंकज आ जाता है और अपने सालों को देखकर चौंक जाता है। इतना चौंकिए मत, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। अरे नहीं बोला, मैं क्यों चौंकने लगा। पायल अपना सामान बांध लो। इतनी क्या जल्दी है? अभी रुको, खाना खाकर जाना। वैसे तुम्हारी ट्रेन तो शाम की होगी ना? नहीं, हम ट्रेन से नहीं जा रहे। तो आप लोगों के पास गाड़ी भी है भाभी? अरे बेटा, इनके पास सस्ती वाली गाड़ी होगी। रहने देना, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही ले सकते हैं। अब हमारी तरह सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां तो नहीं होती। प्रेम और अतुल इस बात का कोई जवाब नहीं देते। आंटी हम बस निकलेंगे, खाने का दिल नहीं कर रहा है। पायल अपनी पैकिंग कर लेती है और तीनों भाई बहन जाने लगते हैं। बबीता, रेखा और पंकज भी उन्हें बाहर छोड़ने आते हैं। मर्सिडीज देखकर पंकज की आंखें फटी रह जाती है। चलती हूँ मम्मी जी। पायल अपने भाइयों के साथ चली जाती है। इधर रेखा कहती है, भैया इनके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी शादी के वक्त तो गाड़ी नहीं थी इनके पास। और ये तो नई गाड़ी, चमचमाती गाड़ी है। उधर गाड़ी में अतुल पायल से कहता है, बहन तुम ठीक बोल रही थी, ये लोग कैसे हैं मैं समझ गया। अब इन्हें इनकी भाषा में समझाना होगा। पायल अपने भाइयों के साथ मायके चली जाती है। मायके में पायल आराम से 15 दिन रहती है। फिर जब वो वापस ससुराल जाने लगती है तब अतुल कहता है, रुक जा बहन, तुझे ऐसा नहीं जाना है। तेरे साथ 3 काम वालियां जाएंगी, उन्हें उनके हिसाब से जवाब देने होंगे। प्रेम आम और लीची के टोकरे से पूरी गाड़ी भरवा देता है। फिर पायल के साथ 3 काम वालियों को भेजता है। पायल अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचती ही उसकी सास उसे ताना देने लगती है, क्या बहू, मायके से कुछ लाई नहीं, खुद ही उठकर आ गई क्या? कम से कम 1 किलो आम ही लेती आती, खाली हाथ आया नहीं जाता। आम की ऋतु भी है। मम्मी जी आप 1 किलो की बात कर रही हैं, मेरे भाइयों ने पूरी गाड़ी भरकर भेजी है। तभी 3 काम वालियां फलों का टोकरा लेकर अंदर आने लगती हैं। आम और लीची से बबीता का घर भर जाता है। पायल कहती है, मम्मी जी मेरी माँ ने कहा है पूरे मोहल्ले में बच जाए, उसके बाद भी बच जाएगा, इतना भेजा है उन्होंने। बबीता की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर रेखा कहती है, भाभी ये 3 औरतें वापस जाएगी ना आपकी गाड़ी से? इनका काम तो हो गया, रख दिया फल इन्होंने। नहीं दीदी, गाड़ी के साथ साथ ये तीनों यहीं रहेंगी ताकि मुझे किसी काम में दिक्कत ना हो। मेरे भैया ने कहा है कि तेरे ससुराल में एक काम के लिए एक ही काम वाली है, इसलिए उन्होंने अलग अलग काम के लिए अलग अलग काम वाली भेज दी। ये सुनकर रेखा को तो आग लग जाती है। वो तुरंत पंकज को फोन करके सारी बात बताती है। भैया भाभी के पर निकल रहे हैं, संभालो। शाम में सुभाष और पंकज आकर घर के बाहर मर्सिडीज देखकर पायल से कहते हैं, बहू मर्सिडीज लगता है भाड़े पर लेकर भेजा है तुम्हारे भाई ने। उन्हें बोल दो जबरदस्ती हमारी बराबरी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। कहाँ हमारा स्टैंडर्ड, कहाँ तुम्हारे मायके वालों का। पापा जी ये भाड़े की नहीं है, ये भैया ने मुझे गिफ्ट की है। पंकज और सुभाष एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पंकज और उसके घर वालों को एक भी मौका नहीं मिलता पायल को सुनाने का। फिर एक रोज बबीता पंकज से कहती है, कुछ कह बेटा, वरना बहू हम पर चढ़ने लगेगी। माँ तुम सब मुझ पर छोड़ दो। पंकज कश्मीर की टिकट करवाता है और उसी शाम जब सब खाने के टेबल पर होते हैं, पंकज पायल से कहता है,
अगले हफ्ते कश्मीर जा रहे हैं, अपनी पैकिंग कर लेना। वाह भैया, कश्मीर? भाभी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसे कश्मीर जाने को नसीब होगा। क्यों भाभी, अपने मायके में ये घर से बाहर तक निकल नहीं पाती होगी। वैसे भाभी, आप कपड़े ना मुझे दिखा कर ले जाना, ये नहीं कि कुछ भी ले जाओ। जी दीदी, मैं दिखा दूंगी आपको कपड़े। पायल सारी बात अपने भाइयों को बताती है। पायल तू रुक, कल हम आते हैं। अगले दिन अतुल और प्रेम स्विट्जरलैंड की टिकट लेकर पंकज के घर पहुंच जाते हैं। अतुल पंकज के हाथों में टिकट देते हुए कहता है, पंकज जी, मेरी बहन इंडिया में ही घूमेगी? नहीं नहीं, ये स्विट्जरलैंड की टिकट है, आप दोनों वहां होकर आओ। पायल, चलो आज साथ में शॉपिंग कर लो, जो तुम्हें मन हो ले लेना। कोई कमी है क्या तुम्हारे भाइयों के पास? इन टिकट्स की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा पायल को जहां भी उसे जाना होगा। जरूरत तो है, एकदम जरूरी है। पहले मुझे लगता था कि हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारे सीधे सादे रहन सहन को सबने हमारी कमजोरी समझकर हमारी बहन को नीचा दिखाया। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है पंकज जी, हम दोनों भाई सरकारी नौकरी में हैं। बस हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम लोग फिजूल में कुछ करें। हमारी बहन वहां भी काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसे उसके मायके का नाम लेकर ताना दिया जाता है, इसलिए हमने हर काम की काम वाली भेज दिया। 100 बात की एक बात, आप जिसके मायके वालों को नीचा दिखाना चाहते थे वो आप लोगों से सब मामलों में ऊपर ही है। पंकज की आंखें शर्म से झुक जाती है। साले साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने पायल को बहुत ताने दिए हैं। पंकज जी, आपकी भी एक बहन है, फिर भी आपने मेरी पायल के साथ ऐसा व्यवहार किया। हमारी जगह कोई और होता तो अपनी बहन को वापस ले जाता, लेकिन हम उसका घर बसाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। रेखा, बबीता और सुभाष सबको बहुत खराब लगता है उन्होंने जिस तरह से पायल के साथ व्यवहार किया था। सुभाष टिकट के पैसे अतुल को देकर कहता है, कभी कभी छोटे भी बड़ों को सबक सिखा जाते हैं। ये टिकट के पैसे और काम वालियों को वापस ले जाओ। पायल के मायके में किसी चीज की कमी नहीं है तो उसके ससुराल में भी किसी चीज की कमी नहीं है। तुम लोगों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। अतुल और प्रेम वापस चले जाते हैं और पायल अपने ससुराल में खुशी से रम जाती है।